गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मे बी शायद लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जो कि टॉपिक है अभी ड्रग एंड अल्कोहल और उसका अब्यूज़ पढ़ना है, एडोलेसेंस। ठीक है, जब हम बड़े होने लगते हैं तो उस अवस्था में देखो, सबसे पहला जो आज का टॉपिक है प्रीवियस क्लास में, पहले मुझे ये बता दो जितने हमने प्रीवियस क्लास में किया, कोई डाउट किसी भी टाइप का, कोई दिक्कत परेशानी? आज में भी अपना ये लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, है ना। तो अपन आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, एडोलेसेंस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडोलेसेंस क्या है। पहले ये बताओ, पिछले कोई लेक्चर में किसी को कोई तकलीफ? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आज के अपने नए लेक्चर की ओर बढ़ जाए ना। अब बताओ, किसी को कोई तकलीफ? हाँ बच्चे बताओ। यस, कोई तकलीफ नहीं। चलिए फिर आगे बढ़े हम। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्वेश्चन इस पे बहुत बार पूछा गया और इस चैप्टर में क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसी से बनती है। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ सवाल बनते हैं, ये देखो एंटीबॉडी वाला सवाल बनता था, तो अपने को एंटीबॉडी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेना है ढंग से। ठीक है, कितने टाइप के एंटीबॉडी है? 5 टाइप के। IgG, GAMED, शॉर्ट फॉर्म क्या याद रखने बोला था? GAMED, गैमिड 75% G, उसके बाद 15%, 7 से 8% और लेस देन 1%। अरे ये तो एक्चुअली पिछले क्लास का है ना, इसीलिए तो इसको तो थोड़ा सा तेजी में करा सकते हैं ना, पिछले क्लास का है ना, बस ये दिखा रहे हैं। देखो, और इसका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी मैं फिर से बता दूं एक बार, क्या हुआ था? एंटीजन आई के बाइंड हो गए किस पे? एंटीबॉडी पे। एंटीबॉडी पे जो एंटीजन के लिए बाइंडिंग साइट है उसको हम क्या कहते हैं? पैराटॉप। और एंटीजन के ऊपर जो एंटीबॉडी के लिए बाइंडिंग साइट है उसको क्या कहते हैं? इपीटॉप। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीजन आया, एंटीबॉडी पे बाइंड किया, उस प्रोसेस को एग्लूटिनेशन, उसके रिस्पॉन्स में ऑप्सोनिन प्रोटीन रिलीज करती है कौन? एंटीबॉडी। उसके बाद क्या होगा कि जो एंटीजन ने भी कुछ केमिकल रिलीज किए थे उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। फिर एंटीजन क्या होगा? नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे, इस प्रोसेस को हमने बोला था प्रेसिपिटेशन। और लास्ट स्टेप हमारा क्या था? लाइसिस। लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। क्लियर? फिर और कल हमने क्या क्या पढ़ा था? चलो, उसके बाद कल हमने इम्यूनाइजेशन पढ़ा था, वैक्सीनेशन पढ़ा था। वैक्सीनेशन का हमने 3 टाइप वैक्सीन पढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में अपन ने क्या देखा था, क्या हो रहा था? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में एंटायर पैथोजन को हीट किल्ड या एटेन्यूएटेड करके एंटर कर दी जा रही थी। इस टाइप के वैक्सीन अभी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का ही। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन उसके बाद हमने पढ़ा था। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में क्या हो रहा था? पूरा वायरस, पूरा पैथोजन को ना एंटर करके सिर्फ उसके कुछ पार्ट्स को, टॉक्सिक केमिकल को निकाल करके बॉडी के वैक्सीन के थ्रू इंसर्ट करवा दिया जा रहा था। ठीक है, और थर्ड जनरेशन में क्या था? सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कराया जा रहा था। क्लियर? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फिर हमने पढ़ा था एलर्जी। एलर्जी क्या होती है? एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। जब हमारी खुद की इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाए, उसी को हमने क्या बोला था? एलर्जी। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgE। जब पहला अटैक होता है तो कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है? जल्दी बताओ। देखो, फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ पैथोजन, फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ पैथोजन, यानी पैथोजन ने जब पहली बार एंटर करी थी तो कौन सा एंटीबॉडी यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था? जल्दी बताओ। और उसके बाद फर्दर अटैक में कौन एक्टिवेट हो जाता है? ये तो मैं बता दे रहा हूँ, IgE एक्टिवेट हो जाता है। सर ऊपर कॉर्नर पे जो पेंसिल का ऑप्शन है, कॉर्नर पे किधर अजय?
ये है क्या? नहीं, लेफ्ट पे पेंसिल का ऑप्शन इधर तो कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, पेंसिल का ऑप्शन। चश्मा भूल गया यार मैं। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो, लास्ट क्लास है आज, अपनी इतना चिंता थोड़ी करना है यार। ठीक है, इतना दिन लिख लिए, 1-2 दिन और सही। यहाँ पे कोई ऑप्शन क्लिक करने वाला नहीं है, देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन क्लिक करने वाला नहीं है। ठीक है, चलो आओ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। टाइप एलर्जी हमने पढ़ लिया था। एलर्जी के बाद हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ एलर्जी। हे फीवर किसके द्वारा कॉज किया जाता? पोलन एलर्जी को क्या बोलते थे? हे फीवर बोलते थे। स्किन एलर्जी में क्या क्या बन रहा था? एक्जिमा, ECHZEMA, एक्जिमा। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ। अरे छोड़ो कोई बात नहीं, एक्जिमा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था एस्थमा। एस्थमा क्या था? सडन स्पाज्म ऑफ मसल। उसके बाद ये सिम्टम्स पढ़े, ड्रग्स पढ़े, फिर हमने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज़। देखो हम लोग सबसे पहले इस डायग्राम में क्या दिखा रहा है, एक हैंड है जो कि इधर ड्रग्स यानी कोई भी जो नशीले पदार्थ है उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दूसरा हैंड इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। इसी टॉपिक को कहते हैं एडोलेसेंस एंड अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़। यानी कि एक बंदा जो ड्रग लेना चाह रहा है उसको आप रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? कैसे एडोलेसेंस क्या होता है, ड्रग क्या होता है, ड्रग अब्यूज़ क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। एडोलेसेंस क्या होता है? ठीक है, एडोलेसेंस का मतलब क्या? जब एक इंसान या मेल हो या फीमेल हो, जब वो अपने किशोरावस्था में होती है, यानी 12 साल से लेकर के 18 साल के बीच में, जब वो अपने किशोरावस्था में होती है तो उसको लगता है कि वो सक्षम हो गए हैं अब खुद के डिसीजन लेने के लिए। क्या हो गए हैं? 12 से 18 साल के बीच में उनको लगने लगता है कि मैं खुद से डिसीजन लेने के लायक हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। उसको अपने आप में बड़ा होने का फील आने लगता है। उसको उस टाइम पे बाउंडेशन मम्मी पापा के द्वारा, किसी के द्वारा वो बाउंडेशन खराब लगने लगता है। उसको लगता है कि जैसे वो आज़ाद रहना चाहता है, उसको आज़ाद रहने दिया जाए, वो अब कैपेबल हो गया, उसको ऐसा लगता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक्चुअली कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो बनी बनाई पीपीटी था, मैंने ले लिया है ना। तो देखो चलो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस इज अ पीरियड, एक दौरान है और एक प्रोसेस भी है, ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर्स इन टर्म ऑफ his or her attitude and beliefs for effective participation in society। मतलब समझो इस बात को कि एडोलेसेंस एक अवस्था भी है, यानी एक स्टेज भी है। गुड मॉर्निंग आपसे, गुड मॉर्निंग। आइए जल्दी देखिए, यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, अभी जस्ट स्टार्ट किया हमने। एडोलेसेंस का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। एडोलेसेंस का क्या पता होना चाहिए? डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एडोलेसेंस एक पीरियड भी है, यानी एक दौरान भी है और एक प्रोसेस भी है, एक प्रक्रिया भी है। क्या प्रक्रिया? देखो कितना अच्छा डेफिनेशन लिखा है, ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम्स मैच्योर। जब उस अवस्था के दौरान बच्चा मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं, क्या हो जाते हैं? मैच्योर होने लगते हैं। इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म में मैच्योरिटी आती है उसमें? देखो इन टर्म्स ऑफ हिज और हर एटीट्यूड। वो एक्चुअल में मैच्योर नहीं होते, उनके खुद के एटीट्यूड में मैच्योरिटी आ जाती है, या उनको ऐसा लगता है। देखो लिखा है एंड बिलीव्स, उनका ऐसा मानना होता है। फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, उसको लगता है कि अब सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है मैं भी अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट करूं इस चीज में। तो इसी वजह से इसी अवस्था को, इसी टाइम ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस एक बिलीफ है, किसका है? एक सोच है। ठीक है, वो सुने ना, मानो तो मैं गंगा हूं नहीं तो बहता पानी। सही सिम वैसा ही एडोलेसेंस एक अवस्था है, एक बिलीफ है, एक सोच है। जब एक प्रोसेस है, एक पीरियड है, जब उसमें किसी मेल या फीमेल को ऐसा लगने लगता है, होता नहीं है, उसको ऐसा लगने लगता है कि वो अब सोसाइटी के लिए जो भी काम हो रहे हैं उसमें, जो भी सोसाइटी में चीज़ें दिख रही है उनको लगता है कि अब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसी अवस्था को बोलते हैं एडोलेसेंस। ये सबसे घटिया अवस्था होता है। कौन सा एज के बीच में होता है ये? 12 से 18 साल। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर 12 से 18 ईयर तक अपने आपको
खुद में किसी इंसान ने, मेल या फीमेल ने कंट्रोल कर लिया, तो उसके बिगड़ने के चांसेस क्या होते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं इन फ्यूचर। यानी अगर वो सबसे ज़्यादा बिगड़ेगा तो कौन सी अवस्था में बिगड़ेगा, ड्यूरिंग हिज एडोलेसेंस। क्लियर? डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत? एडोलेसेंस एक पीरियड भी है, एक टाइम पीरियड भी है, एक प्रोसेस भी है, एक सोच भी है, ध्यान रखिएगा। इसमें अलग से मैं ऐड कर रहा हूं, एक पीरियड है, ठीक है, एक पीरियड है, एक प्रोसेस। एक पीरियड मतलब 12 से 18 साल का पूरा पीरियड है, तो उस पीरियड को हम पूरा का पूरा एडोलेसेंस पीरियड कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमने कहा प्रोसेस भी है, एक प्रोसेस है और एक बिलीफ है, एक सोच है। एडोलेसेंस एक अवस्था है, एक किशोर अवस्था है, उसमें एक मेल या फीमेल का उसके सोच पे डिपेंड करता है कि वो एडोलेसेंस है। एडोलेसेंस एक बिलीफ है, एक पीरियड है, एक सोच है, एक प्रोसेस है। कौन से एज के बीच में होता है, 12 से 18 साल के बीच में, जब आपका यानी मेल हो या फीमेल हो, उसका ग्रोथ इंक्रीज होने लगता है, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, प्यूबर्टी की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस। इट इज वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, वेरी क्रिटिकल। इसी दौरान आपके पूरे लाइफ का डिसीजन क्लियर हो जाता है कि आपकी माइंडसेट कैसी हो जा रही है। मतलब इस दौरान जब आप किशोर अवस्था में थे, एडोलेसेंस वाले स्टेज में थे, तो आपके लाइफ का डिसीजन उसी टाइम पे आप अपना एक पूरा प्रोसेस है जिसमें कि आपकी सोच बदलती है। प्रोसेस का मतलब पूरा आपका सोच बदलता है, पूरा एंटायर प्रोसेस शुरू से लेकर के अंत तक पूरा। जब आपने सोचा, ऐसा किया, ऐसा देखा, फिर उस पर अमल किया, फिर उसका रिजल्ट आया, ये पूरा प्रोसेस है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एंटायर प्रोसेस। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल फेज होता है। वल्नरेबल बहुत क्रिटिकल फेज होता है। मतलब इस अवस्था में, इस स्टेज में अगर एक माँ बाप कोशिश करता है कंट्रोल करने का बच्चों को, लेकिन इसी स्टेज में बच्चे कंट्रोल नहीं होने की कोशिश करते हैं माँ बाप से। उनको लगता है कि वो अब इतने बड़े हो गए कि उनको खुद का पर्सनल स्पेस चाहिए होने लगता है। आजकल मूवी में भी देखा, बच्चे लोग बोलते हैं मम्मी मुझे पर्सनल स्पेस मेरे लिए छोड़ दो, जबकि वो 12 साल 13 साल की है, उनको पर्सनल स्पेस चाहिए। जब हम लोग से जो पहले जमाने के जनरेशन में होता था, एक ही घर में माँ बाप सब एक साथ एक रूम में बैठ रहे हैं, सो रहे, कभी उन्होंने स्पेस नहीं मांगा। स्पेस मांगा तो उसके बदले में क्या मिला, झापर मिला है ना। लेकिन अब के जनरेशन में क्या होते जा रहा है, उनको 12 से 13 साल के बाद पर्सनल स्पेस चाहिए होने लगता है। उनको ऐसा लगता है मम्मी पापा के साथ रह के घुटन फीलिंग होने लगती है, घुटन जैसा महसूस होने लगता है उनको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत? ये स्लाइड में कुछ ऐसा लिखने जैसा नहीं था, इसलिए मैं इसको बनाया लेके आया हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एडोलेसेंस में सबसे बड़ा जो कि हम लोग का टॉपिक है, एडोलेसेंस एंड ड्रग अब्यूज। तो एडोलेसेंस में और क्या क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग एडोलेसेंस के अवस्था में कैसे ड्रग की तरफ इंसान मूव करता है, उस प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। ठीक है, एडोलेसेंस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा है। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आएंगे, प्यूबर्टी के स्टेज पे क्या क्या होंगे। उसमें से जो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का पोर्शन है, वो क्या है, ड्रग वाला पोर्शन है। कॉजेज ऑफ ड्रग और एल्कोहल यूज इन एडोलेसेंस। अवस्था, इस अवस्था में सबसे ज़्यादा माइंड आपका एक्टिव होता है। आप जो भी देखो आपको लगता है कि मतलब ये क्या है, आपको जानने की इच्छुकता होती है उस चीज़ को लेकर के। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है, देखिए रीज़न क्या क्या है। देखिए सबसे पहला, सबसे ज़्यादा अब तक में सबसे मोस्ट रीज़न है क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंट। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है आपकी इच्छा। मतलब आपने अल्कोहल किसी को पीते हुए देखा, ठीक, पी के देखा और कुछ पी करके शायद वो कुछ काम कर रहा है जो कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, तो आपके मन में इच्छा जागती है कि मतलब ऐसा आखिर क्या हुआ, अल्कोहल में ऐसा क्या था, तो क्यों ना मैं भी एक बार करके देखूं क्या होता है। लोग कहते हैं अल्कोहल पीने के बाद माइंड ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत थकान दूर हो जाती है। देखो पीने वाला तो एक बात ध्यान रखना, जो पीने वाला होगा, खाने वाला होगा, ड्रग लेने वाला होगा, वो उसका साइड इफेक्ट ना गिना करके आपको प्रॉफिट गिना देगा हमेशा। ये बिजनेस होता है ना कि चाहे आपको पता है उसके बिजनेस में लॉस है या चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिसका बिजनेस है वो आपको लॉस पॉइंट ना बता के उसके फायदे गिना देगा। तो देखते हैं दारू पीने वाला फायदा गिना देता है, दारू वाला, अरे दारू पीने से थकान दूर हो जाती है, अगले दिन उठते हैं फुल एनर्जी के साथ उठते हैं, पूरा माइंड थकान दूर हो जाता है, सुकून मिलता है, अच्छी नींद आती है, यानी क्या क्या बोलेंगे। तो आपके मन में होगा अच्छा ऐसा होता है क्या, चलो मैं भी एक बार ट्राई करूँ। क्यूरियोसिटी आपके मन में जागी, आपके फ्रेंड ने आपके सामने में ऐसा बोला, आपको
क्यूरियोसिटी हुआ कि अच्छा ऐसा होता है क्या, तो चलो क्यों ना मैं भी एक बार पी करके देखता हूँ। तो क्यूरियोसिटी जागी, फिर आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया उस पर। क्लियर। फिर नीड फॉर एडवेंचर। देखो जो शहरी लोग होते हैं उनका ना बचपन में कुछ विश लिस्ट बनाते हैं। जैसे अपन तो जमीन से जुड़े लोग हैं अपन लोग, तो अपने ऐसी कुछ विश लिस्ट नहीं होती। लेकिन आप जब बड़े शहर में जाएंगे, मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, आप देखेंगे ना बच्चों के डायरी में ना एक अलग से, छोटे छोटे बच्चे भी डायरी रखते हैं। अब डायरी में देखोगे तो वो मम्मी पापा को भी नहीं देखने देंगे, वो उनका विश लिस्ट वाला डायरी होता है कि मतलब उनको क्या क्या करना है। हम लोग बचपन में, अब जब गर्मी छुट्टी होता था तो हम लोग का क्या मन में होता था कि चलो मन में कुछ भी हो, अपने ऊपर तो अपना मन चलता नहीं था। क्या करते थे, पापा बोलते थे, मम्मी बोलती चलो नानी के घर चलते हैं, गर्मी छुट्टी हुआ चलो नानी के घर चलते हैं। तो आज के बच्चे क्या करते हैं, गर्मी छुट्टी हुआ नहीं मुझे एडवेंचर करना है, मनाली जाना है, ट्रैकिंग करना है, पैरासूट वाला करना है, हेलीकॉप्टर से कूदना है, पता नहीं जाने क्या क्या एडवेंचर। तो एडवेंचर के नाम पे होता है कि मुझे दारू पी करके गाड़ी चलानी है, या फिर दारू पी करके वहाँ से कूदना है, या फिर कुछ भी एडवेंचर के नाम पे ये ड्रग को लेने स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा स्मैक लेंगे तो क्या होगा, तो इसके एडवेंचर करने के लिए, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, वो एक्साइट होने के लिए ये ऐसा करते हैं। ठीक है। देखो और कुछ लोग जो कि बहुत टेंशन में होते हैं, क्या होता है उसको बहुत तकलीफ होती है, मतलब किसी ना किसी रीजन से कोई भी टाइप का प्रॉब्लम है, या तो उसको कहते हैं चल आप देखो ना दोस्त लोग में, भाई मेरा सिलेक्शन हो गया चल दारू पीते हैं, भाई मेरा नहीं हुआ अरे कोई बात नहीं चल दारू पीते हैं, सब क्लियर हो। मतलब खुशी हो या गम हो, मतलब क्या कहते हैं चल दारू पीते हैं, मतलब हर चीज़ का उपाय क्या लगने लगता है, जो पीने वाला उनके लिए दारू पीते हैं। तो अब जब दारू पीने वाले लोग कमज़ोर होते हैं, उनको दारू नशा करने वाले कमज़ोर होते हैं मेंटली, उनको लगता है कि मतलब जो उनको प्रॉब्लम है नहीं हुआ है तो दारू पी लेंगे तो उतनी देर के लिए माइंड से भूल जाएंगे, माइंड में वो मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ उसका ख्याल नहीं आएगा। तो क्या करते हैं लोग, चलो हम लोग पी लेते हैं। तो उस चीज़ को भुलाने के लिए, चिंता है तो उसको भुलाने के लिए, खुशी है तो उसको सेलिब्रेट करने के नाम पे अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन। देखो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि आपके परफॉर्मेंस को इन्हांस कर देते हैं। कुछ ड्रग होते हैं जो कि आपने एक मूवी भी देखा होगा जिसमें कि इंडियन मूवी बनी थी, जिस मूवी में ये दिखाया गया था कि एक स्पोर्ट की पूरी टीम थी, शायद रसिया की टीम थी। वो क्या करते थे, उनका कुछ स्पोर्ट में कुछ खास भागीदारी नहीं हो रहा था उस टाइम पे, तो उनको एक ड्रग दिया गया। मैं बताऊंगा आगे कौन सा ड्रग दिया। उस ड्रग का एथलीट्स को देने लग गए। तो अब एथलीट्स का क्या होने लगा, परफॉर्मेंस बहुत हाई होने लगा था। ये मूवी आपने देखा होगा, परफॉर्मेंस उस एथलीट्स का बहुत ज़्यादा हाई होने लगा। लेकिन जब तक एक स्टेज था, फिजिकली फिट था बंदा, तो वो क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसको टॉलरेट कर पा रहा था उस ड्रग को, उस दवाई को। ठीक। लेकिन जैसे ही उनकी अवस्था चेंज हो गई, यानी एज थोड़ा सा ढलने लगा, तो उनके अंदर प्रॉब्लम आने लगी। क्या प्रॉब्लम आने लगी, अब उनकी बहुत भयानक टाइप से उनका पैरालिसिस हो जा रहा था, दिमाग काम करना बंद कर दे रहा था। तो ये बात गवर्नमेंट तक ना जाए तो उस स्पोर्ट पर्सनस को सब एक अलग लैब में रखा गया, और आपने मूवी में देखा होगा सबको कहीं टूर ले जाने के बहाने फ्लाइट में ले गए और पूरे फ्लाइट को ही ब्लास्ट करवा दिया गया था, ताकि इसकी सच्चाई दुनिया को ना पता चल पाए। ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एकेडमिक्स परफॉर्मेंस को, आपके पढ़ाई, जिसको देखो पढ़ाई में अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, वो ड्रग्स ले लेंगे। तो उनका, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये सब ड्रग्स क्या करता है, आपके माइंड में डोपामीन को लेवल को बढ़ा देता है। किसको बढ़ाता है, डोपामीन को। अगर नेचुरली अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप डोपामीन को नेचुरली बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लिया। अगर डोपामीन को आपने नेचुरली वे में बढ़ा लिया तो आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे। लेकिन हाँ, अब इसी डोपामीन के सिक्रीशन के लिए क्या करते हैं लोग, कुछ ड्रग्स लेते हैं। अब ड्रग्स लिए कुछ देर के लिए तो सिक्रीट हो गया, लेकिन अब उस बंदे में कभी भी बिना दवाई लिए, बिना ड्रग्स लिए डोपामीन का सिक्रीशन नहीं होगा। डोपामीन के सिक्रीशन आपके मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके कोई भी काम जो आप नहीं कर पाते, अगर आपको डोपामीन का लेवल आपका बहुत हाई रहता है तो आप उस काम को कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि आप सोचो अच्छा तो होगा अच्छा। आपने सुना होगा ना कि आपके घर वाले कहते हैं कि हमेशा, घर वाले हो, टीचर्स क्या कहते हैं, आप अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बार बार अच्छा सोचते हो और सिलेक्शन हो भी जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जब आप अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो आपके माइंड में डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है। और डोपामीन ऐसा
केमिकल है जो कि आपके मन में वो नेचुरली बढ़ गया। अब डोपामीन के बढ़ने से अब आपके लिए जो काम नामुमकिन सा था वो भी आसानी से आप कर पाएंगे उस काम को। तो डोपामीन को नेचुरली कैसे बना, आपने फिजिकल फिटनेस को बढ़ाइए, मेंटल फिटनेस को बढ़ाइए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, दौड़िए धूपिए, भागिए कूदिए खेलिए और नशे से दूर रहिए। ये सब आपके नेचुरल तरीके से आपके डोपामीन को बढ़ा देगा। जैसे आपने देखा हो कहीं लड़ाई पीट हो रहा, आप अकेले हो, आपको 8-10 लोगों ने घेर रखा, आपके माइंड में आएगा कि अब तो हम तो चले जाएंगे। तो लेकिन अगर आपने ये माइंड में सोचा अगर मैं गया मैं पिटूंगा तो जरूर, ये बात तो आपको भी पता है कि उधर 8-10 लोग हैं, मैं तो पिटूंगा, ये बात तो तय है। लेकिन मैं पिटने से पहले वो जो 8-10 लोग उसमें से कम मैं 3-4 को भी तो लपेट के जाऊंगा, 3-4 नहीं तो 2 को तो मैं भी लपेट के जाऊंगा। ये आपके माइंड में आएगा। अब आप उस एग्रेसिवनेस से उससे लड़ेंगे तो क्या पता 2 की जगह 2 को आप इतना तेज मारते हैं कि बाकी देख के ही भाग जाए। ऐसा देखा है ना कि एक बंदा है, उधर 8-7 बंदे हैं, एक बंदे ने मारा उसको, इतना जोर का मारा, इतना एग्रेसिव वे में मारा कि बाकी उसको डर से ही भाग जाते हैं। मूवीज में भी दिखाया जाता है। तो वो क्या, आपका डोपामीन ने आपको इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल करवा दिया। तो नेचुरल तरीका अपनाइए डोपामीन को बढ़ाने का, ये नहीं कि आप ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और देखो टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, आपने देखा होगा बीसीसीआई ने अभी 4-5 दिन पहले कोई भी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट और अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट को अपने जो टी शर्ट यानी जो इंडियन जर्सी होती है, चाहे हेलमेट हो, ग्लव्स हो, बैट हो, किसी पे भी मना कर दिया कि हम ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करेंगे या उसकी स्पॉन्सरशिप नहीं लेंगे। यानी अब देखो अच्छे अच्छे जो हीरो हैं, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, शाहरुख खान, सब के सब अल्कोहल का प्रचार करते हैं। रॉयल स्टैग का कोई करेगा, कोई इम्पेरियल ब्लू का, कोई गुटखा का प्रचार कर रहा होता है। तो इस प्रचार से भी लोगों के माइंड में क्या होता है, एक ख्याल आता, अच्छा जब इतने बड़े सेलिब्रिटी प्रचार कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ अच्छा होगा। और उस स्टेज में 12 से 18 के बीच में आपको इतने सोचने की क्षमता नहीं होती है, तो आप क्या कहते हैं, चलो ठीक है भाई अपन अच्छा ही होगा कर लेते हैं। तो आप उसके वजह से भी एक्सपेरिमेंट कि हाँ बोलो जुबां केसरी, बोलो जुबां केसरी बिल्कुल यही सब आपके सोसाइटी पे नेगेटिव। आप ऐसे हीरो को कभी फॉलो मत कीजिए, कभी आप उनको भाव मत दीजिए। देखो उनको स्टार को हमने ही बनाया है ना, वो पैदा नहीं हुए थे स्टार के साथ। अब वो अपने स्टारडम का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपके सोसाइटी में भारत दुनिया का इकलौता सबसे ज़्यादा एक ऐसा हाईएस्ट पॉपुलेटेड बन गया कंट्री पूरे दुनिया का, ये बात तो आपको भी पता हो गया होगा। और दूसरा हाईएस्ट पॉपुलेटेड के बाद भी सबसे ज़्यादा एडल्ट वाला भी अपना ही देश है। यानी इसी देश में आप एडल्ट के लिए कुछ भी प्रोडक्ट बना दो, कुछ भी कर दो, आप सक्सेस कर जाओगे। इसलिए बिजनेसमैन, अब कोई भी बिजनेस करता है ना, टारगेट किसको कर रहा है, एडल्ट को कर रहा है। इलेक्शन टाइम पे भी देखो आप घर में जो एडल्ट मेंबर होते हैं उसको टारगेट करते हैं नेता लोग। आपने ये गौर किया होगा, आप अगर घर के एडल्ट हैं तो आपके भैया को टारगेट करेगा। अब पता है उसने कि अगर भैया को मैंने मना लिया तो क्या होगा, वो भैया अपने मम्मी पापा, बीबी, भाई बहन सबको मना लेगा। तो एडल्ट को मनाना, सबको पता है बिजनेसमैन को कि मनाना अल्टीमेटली अपन को किसको है, एडल्ट को मनाना। तो ये लोग क्या तरीका अपनाएंगे एडल्ट को मनाने के लिए, वही टेलीविज़न प्रचार करेंगे, तो एडल्ट को इफेक्ट डालते हैं और वो ड्रग्स अल्कोहल की तरफ झुक जाता है। ठीक है। और ये वाला पर अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब होता है दोस्तों के द्वारा, आपके जो संगति के द्वारा जो आपको प्रेशर डाला जाता है। मतलब मान लो कि आप ऐसी संगति में जहाँ 6-7 लोगों का आपका दोस्त, आप रोज शाम में जाते हो उनके साथ चाय पीने के लिए, 6-7 लोग चाय पी रहे हैं, चाय के साथ में वो सिगरेट भी पीते हैं, ठीक, या फिर शाम में बियर पीते हैं, दारू पीते हैं, कुछ भी करते हैं। आप उसमें ऐसे हैं जो नहीं पीते हैं, मतलब एक दिन गए चाय पिए, बाकी सब सिगरेट पी रहा था, आपने नहीं पिया। 10 दिन गए, 1 महीने गए, कहीं ना कहीं आपको उसके स्मेल का, पहले स्टार्टिंग में जब आपको स्मेल आएगा सिगरेट का तो खराब लगेगा, लेकिन 1 महीने के बाद आप उस स्मेल के आदी हो गए। फिर आपके मन में आएगा चलो एक बार मैं भी पी के देख ही लेता हूँ, और दोस्त लोग भी बोलेंगे भाई पी लेना, कुछ नहीं होता है, पी ले, 1 फूंक से कुछ नहीं होता, 1 घूंट से कुछ नहीं होता, 1 गिलास से कुछ नहीं होता। फिर आप 1 फूंक पिएंगे, फिर अगले दिन 2 फूंक पिएंगे, फिर इस तरह से आपका हैबिट हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं पीयर प्रेशर। आपके संगति से जो आपको प्रेशर डाला जाता है, आपके सोसाइटी, आपके आसपास से जो आपको प्रेशर डाला जाता है, उसको क्या कहते हैं, पीयर प्रेशर। क्लियर, कोई दिक्कत। और ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली। अनस्टेबल फैमिली देखो, गरीब लोग, गरीब जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा नशा करते हैं। आप रोड पे जाओ, ट्रैफिक
के आसपास में जो बहुत गरीब बच्चे होंगे वो देखो क्या कर, आपको कुछ ना कुछ कहीं गुटखा खाते हुए दिख जाएंगे, तंबाकू खाते हुए दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली के ऊपर एक तो उनकी फैमिली क्या है, अनस्टेबल है, कहीं से मांग चांग के खा रही है, उनको खाने का जुगाड़ नहीं हो रहा, तो उसने गुटखा खाया। गुटखा खाने से क्या होता है, उसको एनर्जी मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए स्टिमुलेंट का काम करता है, वो निकोटीन होते हैं उसमें, थोड़ी देर के लिए स्टिमुलेंट का, तो उसको एनर्जी आ जाता है, जो काम करता है उसको अच्छा लगता है, तो उसका वो धीरे धीरे फिर आदत में बन जाता है। और आपकी फैमिली अनसपोर्टिव है, मान लो किसी की फैमिली अनसपोर्टिव है, तो अगर फैमिली सपोर्टिव होता है तो आपको बताएगा आप लेट ना आए घर से। अदरवाइज कुछ है कि अनसपोर्टिव फैमिली है, कुछ भी करो, बच्चे 12 बजे आ रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है, बच्चे को छोड़ दिया है, कुछ भी करे, तो ऐसे फैमिली में भी चांसेस क्या हो जाते हैं कि ड्रग्स लेने के बच्चों के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। इस पॉइंट में, इतने पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? इतने पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? बताओ, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए, ड्रग का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है? एडिक्शन। ड्रग, मान लो कि पीयर प्रेशर की वजह से, आपके दोस्तों की वजह से आप चाय पी रहे थे, आपने धीरे धीरे सिगरेट पीना स्टार्ट कर, आप एक दिन सिगरेट पिएंगे, सिगरेट के अंदर निकोटीन प्रेजेंट है, वो आपको कहीं ना कहीं मसल रिलैक्सर का काम करता है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी, ध्यान रखना, टेम्पररी करता है, थोड़ी देर के लिए आपके माइंड में एक ऐसा एहसास दिलाएगा जो कि सब मीठा मीठा एहसास दिलाएगा। मतलब क्यों मीठा एहसास दिलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डोपामीन। आपको सिगरेट लिया, निकोटीन की वजह से क्या रिलीज हो गया आपके ब्रेन में? डोपामीन रिलीज हुआ, तो आपको अच्छा सुखद महसूस होता है, प्लीजेंट महसूस होता है, आपको सब अच्छा लगने लगेगा। फिर आपको मतलब क्या हो गया, आपको निकोटीन की वजह से हुआ, फिर अगली बार आप लेंगे 2 फूक के बाद 4 फूक, फिर सिगरेट। अब कुछ दिनों बाद, 1 महीने बाद, आप जब तक सिगरेट नहीं पिएंगे या अल्कोहल नहीं कंज्यूम करेंगे, आपको वैसा एहसास ही नहीं होगा। आपको अच्छा लगेगा उस दौरान जब आप पिए हुए रहेंगे, नशे में रहेंगे, लेकिन आप जब नशा नहीं करेंगे तो आपको वैसा फीलिंग नहीं आएगा। अब आप वैसा फीलिंग लाने के लिए आप उसके करना चाहेंगे, फिर अगले दिन करेंगे, और करते करते क्या हो जाएगा, आप उसके आदी हो जाएंगे। अब आपका क्या होगा कि आप जब तक नशे में रहेंगे तब तक आप नॉर्मल रहेंगे, जैसे ही नशे से बाहर आ गए अब आपको लगेगा कि बेचैनी होने लगेगा, अब आपको उस चीज की आदत हो गई, आप उसके बिना नहीं रह सकते। क्लियर? एडिक्शन का मतलब क्या हो गया? लत। ठीक है, इसीलिए कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और यही एक्सेसिव है एडिक्शन। एडिक्शन कब होता है? जब आप किसी चीज को अति मतलब होता है एक्सेस, अति। आपने असुर वाला अभी जो देखा होगा, बहुत अति ही अंत का शुरुआत है, बहुत वायरल ये डायलॉग हुआ था इस असुर 2 का, अति ही अंत का शुरुआत है। मतलब किसी भी चीज़ की आप अति यानी एक्सेस में कोई भी चीज़ करता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो दुनिया में, जो भी चीज़ है कुछ भी क्यों ना हो, वो एक लिमिट में ही अच्छा लगता है, चाहे वो प्यार हो, झगड़ा हो, नाटक हो, नशा हो, कुछ भी हो, एक लिमिट में अच्छा लगता है। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो अभी कुछ दिनों के लिए अनलिमिटेड कीजिए, लेकिन उसके बाद एक टाइम आता है जब आप लिमिट तक ही कर पाते हैं। तो कुछ भी चीज़ लिमिट में अच्छा लगता है ना, लिमिट के बियॉन्ड अगर कुछ भी करेंगे तो वो आपके पतन का चांस है, यानी अति ही अंत की शुरुआत है। अगर किसी भी चीज़ को आपने एक्सेस किया तो आपका डाउनफॉल होना तय है। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपने थोड़ी बहुत धंधलेबाजी कर दी तो मतलब चलता है, कहते हैं अरे इतना भी मत करो कि लोगों की नज़र में आ जाओ, तो इसीलिए अति नहीं करना। अति का मतलब एक्सेस, क्योंकि अति ही अंत की शुरुआत है। इस चीज़ को माइंड में हमेशा बैठाए रखना। देखिए चलिए, एडिक्शन क्या है? एडिक्शन इज अ फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट। कैसी अटैचमेंट है? फिजियोलॉजिकल, फिजिकल अटैचमेंट नहीं है, फिजियोलॉजिकल, एक एहसास है अटैचमेंट का। क्या है? एहसास, एक फीलिंग ऑफ अटैचमेंट है, जिसमें क्या होता है? यूफोरिया, मतलब अच्छा लगना, सुखद महसूस होना, अच्छा अच्छा फील होना, इसको कहते हैं यूफोरिया। एंड अ टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। क्या? टेम्पररी फीलिंग। इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब तक आप अल्कोहल लेंगे टेम्पररी बेस पे आपको अच्छा सा महसूस होगा। यूफोरिया का मतलब सुखद महसूस होता है, आपको अच्छे अच्छे सपने आएंगे, अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट। अगर किसी भी चीज़ से हो जाए, चाहे आपको फिजियोलॉजिकली किसी लड़की को लेकर के अटैचमेंट हो जाए, ड्रग्स को लेकर के अटैचमेंट हो जाए, अल्कोहल को लेकर अटैचमेंट हो जाए, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? एडिक्शन कहते हैं। ठीक है, पढ़ाई को लेकर के हो जाए तो अच्छी बात है ये वाला एडिक्शन। ठीक है,
तो मतलब फिजिकली नहीं, फिजियोलॉजिकली अटैच हो गए हैं आप, जिसके वजह से आपको टेम्पररी अच्छा फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स tolerance level of receptor increases, thus the receptor respond only to higher doses leading to greater side effects। देखो इस लाइन का मतलब क्या हो, जब आप बार बार कोई भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी ड्रग्स का इस्तेमाल बार बार करते हैं, एक से ज्यादा बार करते हैं, तो क्योंकि रिपीटेड चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, आपके टॉलरेंस का क्षमता, आपने सुना होगा कि कहीं पे पीते हुए देखा सुना, तो आपने कहा अरे मेरा एक दोस्त है वो टैंकर है, मतलब किस सेंस में कहता है, वो टैंकर है, मतलब 1-2 पैक से उसको चढ़ता ही नहीं है, जब तक वो 8-10 पैक एक पूरी बोतल ना पी ले तो उसको चढ़ता ही नहीं है। आपने देखा चेन स्मोकर जो होते हैं, जो एक के बाद एक सिगरेट पीते हैं, उसको कहते हैं चेन स्मोकर। उसमें क्या है, एक सिगरेट से उसको नशा ही नहीं चढ़ेगा, उसको चाहिए कंटिन्यूअसली। आज आपको एक सिगरेट में नशा चढ़ जा रहा है, कल आपको 2 सिगरेट में नशा नहीं चढ़ेगा, फिर कुछ दिन बाद कंटिन्यू पिएंगे, 6 सिगरेट पिएंगे तब नशा चढ़ेगा आपको। तो यही नशा क्यों चढ़ाना है, मतलब नशा चढ़ाने का मतलब क्या हुआ, आपके ब्रेन के अंदर उसी लेवल का डोपामीन रिलीज होना। मान लो कि आपने सिगरेट पिया पहले दिन, तो पहले दिन 2 फूंक मारा आपने और आपका डोपामीन रिलीज हो गया, अगले दिन 2 पूरी सिगरेट मार लिया आपने, तब जाकर इतना ही लेवल डोपामीन, फिर इतने ही लेवल डोपामीन के लिए आपको 10 सिगरेट मारना पड़ेगा, तो इतना ही लेवल का डोपामीन आपके ब्रेन में सिक्रेट होगा। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि जब आप ड्रग्स को बार बार लेते हैं तो आपके जो माइंड का रिसेप्टर है, जो कि क्या रिलीज करवाएगा, आपके माइंड से डोपामीन रिलीज कराएगा, उसकी टॉलरेंस लेवल बढ़ जाती है। अब उतने ही डोपामीन के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग्स या अल्कोहल कंज्यूम करना पड़ता है। क्लियर? अब ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपको पता है क्या क्या दिक्कत होगी। ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, और ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, और क्या होगा, आप सोसाइटी में दूसरों के नज़र में गिर जाएंगे, आपके पास आपके पर्सनल अपीयरेंस के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए आगे, सब लोग फटाफट से ज्वाइन कर लो। अमित भैया, ज्वाइन कर लो सब लोग, आ जाओ, वापस आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी वापस आओ, सब लोग वापस आओ। कहाँ भाग गए तुम लोग तुरंत? हाँ, वो थोड़ा सा ग्लिच आ गया था अजय, वो थोड़ी सी आज पता नहीं नेटवर्क एरर हो रहे हैं थोड़े से, इसी वजह से ग्लिच आ गया था। बाकी लोग भी भाग गए सब फटाफट, इतना जल्दी भाग जाते हैं सब लोग यार। तुम लोग एक तो इतने ही कम बच्चे हो, वैसे भी ऊपर से सब भागे रहते हैं। 2 मिनट का ग्लिच क्या गया, सब के सब गायब हो गए। देखो चलो कोई बात नहीं, जो गायब हो गए सब गायब हो गए, जितने लोग हैं उतने ही हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लाइन, एडिक्शन लीड्स टू डिपेंडेंस। एडिक्शन लीड्स टू डिपेंडेंस, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ड्रग्स या अल्कोहल का एडिक्शन। सबसे पहले मैंने बताया, अभी जस्ट हमारा टॉपिक इससे पहले क्या था, एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब क्या है, किसी भी चीज की लत लग जाए तो उसको हम लोग एडिक्शन कहते हैं। और लत कब लगता है, जब मान लो कि आपने कभी एक कोई भी ड्रग्स या दवाई एक बार लिया आपने, ठीक, आपने लिया, फिर उसके बाद आपके जो स्ट्रेच रिसेप्टर है माइंड का, उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ गया। क्या बढ़ गया, आपका लेवल बढ़ गया। अब आपने 1 सिगरेट की जगह 2 सिगरेट लिया, 10 सिगरेट लिया, उतने ही डोपामीन को रिलीज कराने के लिए आपकी टॉलरेंस लेवल कितनी हाई हो गई, अब आपको बढ़ाना पड़ गया उसका डोज। क्या डोज बढ़ाना पड़ गया, किसी भी जो अल्कोहल या ड्रग्स है उसका डोज बढ़ाना पड़ गया। इसी को कहते हैं एडिक्शन। अब इसी एडिक्शन के वजह से क्या हो गई, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, देखो, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिम्पटम इफ रेगुलर डोज ऑफ अल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। देखो इसको इतना नहीं जानना है, अपने को बस ये जानना है, विड्रॉल सिम्पटम, विड्रॉल सिंड्रोम याद रखना है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, समझो एक बार, कि जब आप कोई ड्रग ले रहे हो या कोई अल्कोहल को कंटिन्यूअस वे में ले रहे थे, मान लो कि आपने अल्कोहल पर डे कंज्यूम किया, आपका रिसेप्टर बढ़ता, अब आपका कुछ महीनों बाद या फिर मे भी कुछ सालों बाद एक ऐसा स्टेज आ जाएगा आपके लाइफ में जब आपको लगने लगेगा कि अब आप
अगर मान लो कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अब कोई इंसान है बहुत ज़्यादा दारू पी रहा था, अगर वो उसको आप 1 घंटे भी नशे के बाहर रख दो तो उसका शरीर कांपने लगेगा, शरीर से पसीना आने लगेगा, उसके हैंड वाइब्रेट करने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। मतलब अगर उसने छोड़ दिया अल्कोहल लेना या कोई भी ड्रग्स को कंज्यूम करना छोड़ दिया थोड़े भी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मतलब उसको पसीना आने लगेगा, उसका दिमाग बेचैन होने लगेगा, पागल होने लगेगा, उसके माथे में दर्द होने लगा। और यानी कि डिपेंडेंसी यही है, डिपेंडेंसी आपको अल्कोहल या ड्रग्स ने अपने ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट करवा लिया। अब आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं। जब तक आप चाहे, देखो ये ड्रग्स के केस में भी होता है, आप प्यार व्यार करो, उसके केस में भी यही होता है, आप किसी एक फीमेल बॉडी एक मेल बॉडी के ऊपर क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब आपको जब तक उससे बात ना होगी तो आपको बेचैनी होने लगेगा, तबीयत खराब हो जाएगी, फीवर हो जाएगा, बीपी डाउन हो जाएगा, जाने क्या क्या नहीं हो जाएगा। तो सेम यही अल्कोहल वाला केस में भी वहां पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए इसके वजह से क्या होता है, एंजाइटी होगी, सेकनेस का मतलब होता है कि कांपना, नोजिया होगी और स्वेटिंग, बहुत सारे पसीने आने लगेंगे। इस सिम्टम्स को हम लोग कहते हैं विड्रॉल सिम्टम। आज थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है यार। ऐसे सिम्टम्स को हम क्या कहते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स। नेक्स्ट देखिए इफेक्ट, यानी कि अगर आपने ड्रग्स लिया या अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, और क्या तुम करके देखो मत करना, अभी नीट तक तो मत करना है ना, नीट तक तो दूर रहो, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना है ना, अभी नहीं करने का। एक वो सुने हो ना कहावत, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। तो अभी आप लोग का वो समय नहीं है, ठीक है, समय आएगा तो उसको एक्सपेरिमेंट करना। मैं जो आपने लिखा है उसके बारे में कह रहा हूँ, मैं अल्कोहल ड्रग्स के बारे में नहीं। देखो इफेक्ट क्या होता है, रेकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म एंड वायलेंस। यानी कि रेकलेस बिहेवियर का मतलब क्या होता है, जो इंसान का कंटिन्यूअसली आप देखो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो आपने क्या देखा, वो अपने जो स्पाउस होते हैं, वाइफ हो हस्बैंड हो, उससे लड़ाई झगड़ा करना, अपने बच्चों को मारपीट करना, किसी को डांट देना, फालतू में जब किसी से अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा कर लेना, वायलेंस बढ़ जाता है। तो सबसे गंदा इफेक्ट तो यही हो गया। और वो रेकलेस बिहेवियर, इतना अजीब सा बिहेवियर होता है, मतलब कभी हंसने लगेगा। आपने सुना है ना ये आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में काफ़ी दिखाते हैं कि एक बंदा ने गांजा या भांग जो भी पी रखा हो, ठीक है, उसके बाद आप वो देखो उसका बिहेवियर, सो रहा है तो सो ही रहा है, खा रहा है तो खा ही रहा है, 1.5 घंटे से वो खा ही रहा है, हंस रहा है तो 1.5 घंटे से हंस ही रहा है। खाना, अब देखो 1.5 घंटे से वो हंस रहा है सोचो, और रो रहा है तो रोने लग रहा है। उसको इमोशनल एकदम अटैचमेंट, अब किसी भी चीज़ को लेकर के उसका दिमाग का जो प्रोसेसर है कहीं एक जगह पे अटक जाता है। अगर मान लो उसके माइंड में कुछ अच्छी यादें आ गई तो अब उसको लेकर के वो मुस्कुराता ही रहेगा, अगर कुछ बुरी यादें आ गई तो अब रोने लगा तो रोते ही रहेगा 1 घंटे तक। तो ये है इसके इफेक्ट्स। नेक्स्ट इफेक्ट में लिखा कोमा एंड डेथ। जब बहुत सीवियर इफेक्ट होता है कोमा एंड डेथ, यानी कोमा में चला जाएगा पेशेंट और उसकी फाइनली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, और कहीं कभी कभी रेस्पिरेटरी फेल्योर, जैसे कि मान लो कि आपने कोई भी धुआं से रिलेटेड, स्मोकिंग से रिलेटेड आपने कोई भी अल्कोहल या ड्रग्स कंज्यूम किया, ऐसा ड्रग्स जो कि अल्कोहल से रिलेटेड है, सॉरी अल्कोहल कह रहे हैं, स्मोकिंग से रिलेटेड, यानी कि आप अपने बॉडी में क्या इंजेक्ट कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कंपेयर में आपके हीमोग्लोबिन का क्या होता है रेशियो, बताओ, हीमोग्लोबिन का रेशियो क्या होता है? अगर बॉडी में एक हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन इन तीनों को ले जाना चाहेगा, लेकिन अगर एक भी कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, उसके जगह पे आप चाहे कितने भी ऑक्सीजन को ला दे, तकरीबन 200 ऑक्सीजन तक भी ला दे, तो भी आपकी हीमोग्लोबिन किसको ले जाएगी, इसको ले जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड कैसा होता है, परमानेंट बॉन्ड बनता है। याद है आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड कैसा होता है हीमोग्लोबिन के साथ, परमानेंट। यानी एक बार जिस हीमोग्लोबिन के साथ अब ये बाइंड कर गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो हीमोग्लोबिन तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, 100, 120, 200 था, गलत लिख रहे हो, 120, 200, ठीक है, 1, 20, 200। ठीक है, देखो ड्रग्स मिक्स्ड विथ अल्कोहल में कॉज
जैसे कि मान लो कुछ लोगों का शौक होता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक तो मतलब अलग अलग टाइप के जाने कितने पैक होते हैं, कभी दारू में बियर मिलाएंगे, तो कभी दारू में कुछ लोग सिगरेट का वो एस मिलाते हैं, और कभी एक साथ इधर दारू पी रहा है, इधर एक साथ स्मैक ले रहे हैं। तो ऐसे केस में श्योरिटी ऑफ डेथ की तरफ बढ़ने लगते हैं, मतलब डेथ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऐसे केस में क्या होगा, डेथ काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम, ये तो होना तय है, ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम, ये है लीवर सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब होता है फैटी लीवर, फैटी लीवर को बोलते हैं लीवर सिरोसिस, यानी लीवर आपके साइज से ज़्यादा बढ़ जाएगा। लीवर में आपने पढ़ा है फैट मेट ब्रेकडाउन भी लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्योंकि अल्कोहल आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो अब आपकी लीवर कैसी हो जाएगी, फैटी लीवर हो जाएगी। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिरोसिस। ठीक है, उसका मेंटल एंड सोशल डिस्ट्रेस टू फैमिली, मेंटल एंड सोशल डिस्ट्रेस टू फैमिली के साथ साथ एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस। सबसे बड़ा पॉइंट है इकोनॉमिकल क्राइसिस, यानी कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम 100, 200, 300 रुपये का पर डे का खर्च है। अब किसी का एक्सपेंस ही, और ये ज़्यादातर मिडिल क्लास से जो लो लोग होते हैं वो कंज्यूम करते हैं ज़्यादातर, और जो बहुत बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले, वो भी कंज्यूम करते हैं, और मिडिल क्लास वाले थोड़ा कम करते हैं। वो शौक के लिए करते हैं, कभी बहुत खुश हो गए तो करेंगे, या बहुत दुख हो गए तो करते हैं। तो जनरली ये या तो बहुत गरीब लोग करेंगे, वो पौवा पीते हैं, और या तो बहुत अमीर लोग करते हैं जो कि वाइन पीते हैं, रेड वाइन पीते हैं, या फिर जाने कितने टाइप के होते हैं वो पीते हैं। तो देखो सबसे वजह इसका क्या होगा, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाएगी। अब देखो गरीब लोग पी रहे हैं, उसका खुद का आमदनी दिन भर में वो किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके 300, 400, 500, मान लो 1000 रुपए तक कमा पा रहा। अगर वो अपने अल्कोहल कंजम्पशन में ही 300, 400 अगर खर्च कर देगा, तो बाकी का उसका घर का खर्च कैसे चलेगा। सोचने वाली बात है, घर का खर्च कैसे चलेगा। अब देखो घर है, उसमें घर में वाइफ है, घर का राशन है, बच्चे हैं, बच्चे की पढ़ाई है, तो इस वजह से इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ। इकोनॉमिकल क्राइसिस इसीलिए गरीब लोग, आप सुने हो ना, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। क्यों, गरीब लोग पता उनका यही डिमेरिट है कि वो मतलब आज जो कमाएंगे कल का नहीं सोचते। मतलब अगर 500 आज कमाया तो रात भर में उस 500 को अच्छे से खा पी करके उड़ा देना है, कल का फिर वो कल जाएंगे काम पे, कमा के आएंगे, फिर उड़ा देंगे। तो इसी वजह से गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं। ये नशा सबसे ज़्यादा गरीबी का सबसे बड़ा फैक्टर है, नशा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिषेक, चलो ये बताओ, कुछ रिवीजन करके आए हो? फिर से नेक्स्ट और इफेक्ट क्या होता है, यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल बाय प्रेग्नेंट लेडी। एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट अवस्था में, देखो प्रेगनेंसी के टाइम हमेशा कोई भी टाइप का ड्रग का मतलब, देखो ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन, ड्रग का मतलब नशा ही नहीं होता है। ड्रग का मतलब ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो आप बॉडी में बाहर से ले रहे हो, जिसके वजह से आपके फिजियोलॉजिकल स्टेट में कुछ ना कुछ चेंज आ जा रहा है। किस स्टेट में, फिजियोलॉजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फिजिकल में नहीं, फिजिकल में भी आएगा, लेकिन सबसे पहला ड्रग का मतलब फिजियोलॉजिकल अवस्था में चेंज आ रहा है। तो प्रेग्नेंट लेडी को आप देखते हैं, डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि आप कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, जब तक कि डॉक्टर आपको नहीं कहता। उस टाइम पे वैसे डॉक्टर भी अवॉइड करता है कोई भी दवाई देना, क्योंकि दवाई क्या है, ड्रग है। ड्रग के वजह से आप एक प्रेग्नेंट लेडी को अगर कोई भी टाइप का ड्रग दे रहे हो, यानी दवाई दे रहे हो, तो उसको जो उसके अंदर बच्चा पल रहा है, उसको बहुत चांस होता है क्या, उसको डिफेक्टनेस आ जाए। जैसे कि क्या देखने को मिलता है, FAS सिंड्रोम, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ये क्या है, एक माँ थी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसने अपने प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अल्कोहल कंज्यूम किया था। क्या कंज्यूम किया था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम किया था। अब क्या हुआ कि उसके जो बच्चे हैं, कौन है, उसका जो बच्चा जो उसके पेट में पल रहा है, वो जब पैदा होगा तो उसका मुंह ऐसा फूला फूला सा आएगा, फूला फूला सा आएगा। मतलब बॉडी बाकी सही रहता है, ज़्यादातर फेस में ये फूला फूला सा आएगा, मतलब इसके फेस फूले हुए दिखेंगे। तो गलती माँ ने करी, अब जिंदगी भर भुगतना किसको पड़ेगा, उसके बच्चे को। जब वो जन्म ले लेगा वो बच्चा, तब भुगतना उसको पड़ेगा। अब वो जिंदगी भर अपने माँ को कोसेगा कि क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मतलब जो भी रीज़न हो, अपने माँ को कोसेगा। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, ये देखो फीटल सिंड्रोम है, ये FAS है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम।
यानी एक प्रेग्नेंट लेडी प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं। इसका फेस देखो बच्चे का ऐसा फूलता हुआ पूरा दिख रहा है, जब वो बेबी बॉर्न होती है तो फूला हुआ सा फेस आता है उसका। समझ में आ रहा है अजय? क्लियर? चलो, और ये भी देखो, ये वाले पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इस पॉइंट का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है जो नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट होते हैं। अभी मैं इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, उससे पहले ये देखो, मिस यूज ऑफ ड्रग्स बाय एथलीट्स। एथलीट्स आपने देखा होगा, एथलीट्स पहले के जमाने, अभी भी कितने ऐसे एथलीट्स पे अभी भी इंडिया में केस चल रहे हैं। मतलब पहले चलता था, अब तो मतलब लगभग कोई नहीं करता, क्योंकि अब अवेयर हो गए, कभी डोप टेस्ट को लेकर के काफ़ी अवेयर हो गए। हर एक एथलीट्स का डोप टेस्ट होता है, तभी उसको फील्ड में दिया जाता है एंटर करना, यानी उससे 24 घंटे पहले भी कोई किसी भी टाइप का अल्कोहल उसने कंज्यूम ना किया हो, तब जा करके आपको फिट माना जाता है कि हाँ आप फील्ड में उतर सकते हो। तो अब तो कम हो गया। पहले क्या था, एथलीट्स ड्रग्स ले लेते थे, अब ये छोटी सी बॉल उसको ये बड़ा बॉल दिखता था और लंबा लंबा छक्का मारे स्टेडियम के बाहर मार दे रहा था। या फिर स्पोर्ट्स में किसी भी टाइप के दौरान में, दौड़ वाला है तो उसमें कर रहे हैं, ड्रग्स ले लिया, एक्सेस ह्यूमन वाले बिहेवियर कुछ देर के लिए आ जाता है, मतलब एग्रेसिवनेस आ जाता है, काफ़ी आपका डोपामिन का लेवल हाई हो जाता है, तो आपका एफिशिएंसी, फिजिकल एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए ये मिसयूज़ कह रहे हैं, किसके द्वारा? एथलीट्स के द्वारा। अब देखो, कोई बंदा जिसने ड्रग्स नहीं लिया, अब वो भी दौड़ रहा है, तो वो तो कभी भी उस बंदे के साथ नहीं कॉम्पिटिट कर पाएगा ना, जिसने ड्रग लेकर के अपने फिजिकल बिहेवियर को, फिजिकल रिस्पॉन्स को बढ़ा लिया, तो ये तो कभी उसको कंपेयर नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको बैन किया गया है। ठीक, देखो ये क्या करता है, मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा और प्रमोट करता है एग्रेसिवनेस को, गुस्सेपन को बढ़ा देता है। अब जब आप गुस्से में, मान लो रेसलिंग वाला बंदा ड्रग ले लिया, गुस्से में है, अब सामने वाले से फाइट कर रहा, इतना ज़्यादा गुस्सा उसके अंदर आ जाएगा, अब वो क्या करेगा, उसको मार ही देगा सामने वाले को, है ना। तो इस चीज़ के लिए भी इसको बहुत बड़ा साइड इफेक्ट माना जाता है। अब जिस पॉइंट को मैंने स्टार मार्क कराया, इस पॉइंट को समझते हैं एक बार। मैंने इस पॉइंट को क्यों स्टार मार्क कराया और मैंने इस पॉइंट के बारे में क्या बोला आपसे समझिए। मैंने इस पॉइंट के बारे में बोला, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव एंड नेक्रोस्पर्मिया। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप जब नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट से बात करेंगे, तकरीबन 20 साल 21 साल वाले से अभी आपको बात नहीं करनी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी में इन चीज़ों को से अवेयर हो जाएंगे, देख लेंगे। आप देखेंगे कि कोई बोलेगा कि मतलब भाई जनरली मतलब ऐसा होता है ना कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर के हर एक मेल के अंदर ये मेंटली नेचर ने ऐसा बना के दिया, उसको खुद के सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर के हमेशा वो लगता है कि मैं अच्छा से अच्छा अपना सेक्सुअल परफॉर्मेंस दे पाऊँ। तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ये क्या करते हैं लोग, मतलब जो बंदे होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई मैंने गांजा पी ली थी, मैंने बियर पिया था, फिर उसके बाद सेक्स किया था, तो फिर मेरा सेक्सुअल परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज हो गया था। अब कोई बंदा, दूसरा बंदा है जो कि मतलब न्यूली एक्टिव हुए हैं, अपनी शादी, न्यूली मैरिड है, वो अपने परफॉर्मेंस को लेकर के थोड़े से डाउन है, तो वो किसी से सजेशन के लिए बोलेगा। अब वो बंदा जिससे पूछ रहा है वो नॉन बायोलॉजिकल था, वो क्या सजेस्ट कर, भाई अल्कोहल पियो, बियर पीने के बाद करो, या फिर गांजा पीने के बाद करो, स्टेमिना बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, ये वो करके। लेकिन ये होता है, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे होता है। मतलब जब आपने पहली बार लिया, दूसरी बार लिया, मतलब आपने अल्कोहल कंज्यूम किया या फिर गांजा, हसेस, कुछ भी आपने कंज्यूम किया, उसके बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो कुछ देर के लिए ये सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है, कुछ देर के लिए, मतलब 1-2 बार आपने किया तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ गया, तो आपको लगता है हाँ यार बंदे ने सही कहा था। लेकिन जब आप इसका कंटिन्यूअस इस्तेमाल करने लगते हैं अल्कोहल या ड्रग्स का, तो आपकी सेक्सुअल ड्राइव खत्म हो जाती है। मतलब अब आपके मन में सेक्स को लेकर के ड्राइव आएगी ही नहीं, आपको इम्पोर्टेंसी का सबसे बड़ा शिकार हो जाता है। लीड्स टू इम्पोर्टेंसी लिखेगा इसमें, लीड्स टू इम्पोर्टेंसी, मेल में इम्पोर्टेंसी इन मेल, यानी मेल का क्या होता है, पेनिस इरेक्शन बंद हो जाता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। देखो शुरू में लिया, मैंने बताया टेम्पररी बेसिस पे ये सब ड्रग्स वगैरह काम करता है, टेम्पररी बेसिस पे काम किया, इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्पररली तो इंक्रीज कर दिया परफॉर्मेंस को, सेक्सुअल ड्राइव को, लेकिन आप जब कंटिन्यू उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत हो जा रही है, कंटिन्यूटी के वजह से। कंटिन्यू जब आप किसी चीज़ को इस ड्रग्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सेक्सुअल ड्राइव ही खत्म हो जाएगी।
सेक्सुअल ड्राइव क्यों खत्म हो जाएगी? उसका सबसे बड़ा रीजन होता है इम्पोर्टेंसी। जब पेनिस में इरेक्शन ही नहीं होगा तो सेक्सुअल ड्राइव आएगा कैसे? जब सेक्सुअल ड्राइव ही नहीं आएगा तो आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे कैसे? तो कभी भी किसी के भी कहने पे आसपास में कभी भी ऐसे सजेशन दे तो आप उनको अवेयर कीजिए इस चीज़ को लेकर के। और नेक्रोस्पर्मिया मतलब स्पर्म की जो एक्चुअल साइज होती है, साइज और शेप होती है, ये डैमेज हो जाती है। मतलब जो स्पर्म का साइज होना चाहिए एक्चुअल में वो साइज ना होकर के एजुस्पर्मिया भी हो जाता है, स्पर्म काउंट भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट करवाया क्योंकि ये पॉइंट अभी सोसाइटी में बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, जो कि एक एज तक तो लोग अच्छा करते हैं, फिर जब 2 साल के बाद मतलब बहुत दिक्कत हो, एजुस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, इम्पोर्टेंसी के शिकार हो जाते हैं लोग। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत यहां तक में? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ो बच्चों। आगे बढ़े, हो गया अभिषेक? नोट डाउन कर लिए सब लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट लिखिएगा वार्निंग एंड टॉपिक है हमारा, अरे यार, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वार्निंग साइन ऑफ ड्रग या अल्कोहल अब्यूज इन एडोलेसेंस पीरियड। मैंने क्या बताया था? एडोलेसेंस एक पीरियड है, एक प्रोसेस है, एक सोच है, एक अवस्था है जिसमें कि बिलीफ होता है, ऐसा मेल या फीमेल हो 12 से 18 के एज के बीच में, उसको ऐसा लगता है कि उसका ऐसा बिलीफ है कि वो मैच्योरिटी के तरफ बढ़ गए हैं, वो मैच्योर हो गए हैं, वो अब आगे किसी भी डिसीजन लेने के लिए, सोशल एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व होने के लिए खुद को सक्षम मानने लगते हैं। ऐसा उनका बिलीफ है, ऐसा सच में नहीं होता है। तो इसमें साइन क्या दिखा? ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। अब जब आप ड्रग्स ले रहे हैं, आपको आदत हो गई है ड्रग्स लेने की, तो अब आप स्कूल जा पाएंगे? अगर गए भी तो एक तो पहली बात मन नहीं करेगा, मन करेगा स्कूल बंक मारो कहीं जा करके। स्कूल में आप देखो मूवीज में देखा, स्कूल बंक मार करके अड्डे वड्डे में जा करके क्या कर रहा है, कोई फूक रहा है, कोई पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब आप स्कूल में ही नहीं रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? डाउन तो होनी ही है। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, ये सबसे बड़ा रीजन है। देखो जो नशेड़ी लोग हैं ना, आप उसको कैसे पहचान जाओगे? आप कभी सडन उसके रूम में जाओगे ना, कभी भी सडन, तो उसको आपके रूम में बहुत, देखो ऐसा नहीं होता है कि हर गंदा रखने वाला ही नशेड़ी होता है, लेकिन हर नशेड़ी गंदा रखता है अपना रूम को, ये बात सत्य है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप किसी नशेड़ी के रूम में जा रहे हो, अचानक से बता के जाओगे तो मैं भी वो साफ़ सुथरा कर ले, लेकिन आप अचानक से गए तो आपको उसका रूम ऐसा गंदा सा मिलेगा, उसको साफ़ सफाई से मतलब नहीं होता, एक्चुअली उसके पास टाइम ही नहीं होता, या तो वो जग रहा होता है तो नशा कर रहा होता है, या फिर दूसरा काम वो सो रहा होता है, और उसके बाद कोई दूसरा काम तो वो करते ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे? देखो, तो अब उसके पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो बेचारा झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, साफ़ सफाई तो करेगा नहीं। तो ये बात इसको तो समझ में आ गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे लड़के होते हैं जो आलसी ही होते हैं बाय नेचर ही, वो नशा नहीं करते, लेकिन फिर भी उसके रूम में आपको गंदगी दिखेगी। तो मतलब हर गंदा दिखने वाला रूम नशेड़ी का हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर नशेड़ी का रूम गंदा होगा ये जरूरी बात है, ये सत्य बात है, फैक्ट है। क्लियर? तो आप पहचान जाना, ठीक है। विड्रॉल एंड आइसोलेशन, यानी कि वो खुद को अलग कर लेंगे दुनिया से। नशेड़ी लोग ज़्यादा मतलब या तो जो बियर से पी रहे हैं वो सामने मिलेंगे, या अगर वो रह रहे हैं कहीं पे तो अकेले रहेंगे, अंधेरे रूम में रहेंगे, डार्क रूम में एकदम चुपचाप कहीं कॉर्नर पे मुंह छुपा करके जाके बैठे रहेंगे। तो ये आइसोलेशन वाला उसके अंदर कैरेक्टर आ जाता है। डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेस्ड होते हैं। फटीग, एग्रेसिवनेस, काफ़ी गुस्सा आता है उसको। फटीग तो ऑब्वियस सी बात, इसीलिए या तो वो नशा कर रहा होता है या वो सो रहा होता है, थकान जल्दी आता है। डिप्रेस तो ऑब्वियस सी बात है होगी ही। क्यों होगी? कि जब तक उसको डोपामिन मिल रहा है तब तक एक्टिव है, उसके बाद तो ऑब्वियस सी बात है डिप्रेस होना ही है उसको। चलिए नेक्स्ट, और क्या क्या देखने को मिलता है? चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिटेट। बताओ नशेड़ी वाले का, आप बताओ इसमें चेंज इन स्लीपिंग में क्या बताओगे, क्या होता होगा, और ईटिंग हैबिट में क्या होता है? बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो।
बताओ क्या चेंज देखने को मिलता है नशेरियों के स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट में? बताइए। देखो स्लीपिंग ये क्या हो जाता है, निशाचर हो जाते हैं, उल्लू हो जाते हैं। उल्लू मतलब इनका क्या होता है, नाइट में ये तो पूरी नाइट जगते हैं, नाइट आउल बन जाते हैं, पूरी रात जगेंगे और पूरा दिन सोएंगे। नाइट आउल और डे में पूरा दिन सोते रहेंगे। तो जो नेचर ने क्या बनाया, दिन को बनाया है काम करने के लिए, रात को बनाया है सोने के लिए, ये उल्टा करेंगे इसका। ईटिंग हैबिटेट ऑब्वियस सी बात है, दिन में खाया जाता है, रात में क्या बोला जाता है, जब सूर्य अस्त हो जाए और जब तक सूर्य उदय ना हो जाए अगले दिन तक, इस दौरान में खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा धर्म ग्रंथ में माना जाता है। चाहे आप किसी भी धर्म को ग्रंथ को फॉलो करते हो उसमें ऐसा माना जाता है, सन को लेकर के कि सनसेट के बाद, ऐसा कोई नहीं फॉलो करता, लेकिन मतलब एक टाइम होता है ना, आप 10 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए और सुबह में 3 बजे 4 बजे से पहले नहीं खाना चाहिए। तो इनका उल्टा ही है, रात में जगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, रात में खाएंगे, जब नशा करेंगे खूब खाएंगे, अगले 2 दिन तक, पता है 2 दिन तक सो ही रहे हैं, 2 दिन तक खाएंगे नहीं, उठेंगे फिर नशा करेंगे, खूब खाएंगे, फिर 2 दिन तक सो ही रहे हैं। ठीक है। फ्लक्चुएशन इन वेट, ये तो सबसे ज़्यादा देखें, पतले दुबले हो जाते हैं ऐसे, जो एकदम नशेरी होंगे आप देखें, गांजा फूकने वाले खास करके, जो कि क्या कहते हैं, ड्राई टाइप के ड्रग्स लेते हैं, जैसे गांजा, भांग, स्मैक, इस टाइप का ड्रग्स लेने वाला एकदम पतला हो जाता है। और जो बहुत दारू पीता है, जो लिक्विड कंज्यूमर है, वो देखो बहुत मोटे हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे फ्लक्चुएशन लिखा है, कहीं सिर्फ लॉस नहीं लिखा है कि कमी हो, ऐसा नहीं लिखा है, बढ़ भी सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, लॉस इन इंटरेस्ट इन हॉबीज, अब उसको टाइम ही नहीं है तो अपनी हॉबीज को क्या फॉलो करेगा। ठीक है। उसके बाद डिटोरेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स, ऑब्वियस सी बात है, उनका जो खुद का पर्सनल रिलेशन होगा किसी अपने दोस्तों से, अपने फैमिली वालों से, अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। डिटोरेटिंग मतलब धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। चलिए क्लियर। नेक्स्ट, साइड इफेक्ट जो मेल में देखने को मिलता है, इस पॉइंट को देखिए, साइड इफेक्ट इन मेल, ये पॉइंट को स्टार मार्क रखिए, ये मेल में ऐसा देखने को मिलता है। मेल में सबसे पहले ये देखो, दाना दाना पूरे मत्थे पे, इस जगह पे पूरा दाना भरा हुआ होता है। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल गर्मी के वजह से भी किसी को दाना आ रहा है इस जगह पे तो आप उसको ये कहने लग जाओगे भाई तुम लगता है बहुत ज़्यादा नशा वशा करते हो क्या। नहीं, मतलब दाना होना नॉर्मल इंसान को भी हो सकता है, गर्मी के वजह से, इरिटेशन के वजह से, एलर्जी के वजह से, लेकिन ये अल्कोहल वाले में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरा देखोगे, ये देखो, ये मुंह अपना दांत ऐसे खींचता हुआ दिख रहा है, आप क्या समझ पा रहे हो कि ये प्रेशर लगा रहा है किस चीज़ के लिए, कॉन्स्टिपेशन हो गई है इसको। ये कॉन्स्टिपेशन का शिकार नशा वाला बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है। और देखो डिप्रेशन, माथा दर्द करेगा, ये तो अब तय है। डिप्रेशन, लो स्पर्म काउंट आ जाएगा। रिबेलियस का मतलब बागी होता है, बागी। बागी, बागी जानते हो क्या होता है बागी? बागी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको बोला गया कि ये काम करना है, आप उसके विरोध में, जैसे आपने मूवी देखा ना कि जो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को क्या लोग कह देते हैं, ये लोग बागी हैं। बागी का मतलब अगर कोई एक गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए तो आप गवर्नमेंट के लिए बागी हो गए, किसी घर में फैमिली के अगेंस्ट गए तो आप उस फैमिली के लिए बागी हो गए। ठीक है। थोड़ा ग्लिच हो रहा है, आज अपन 10 मिनट में क्लास को स्टॉप कर देंगे ना, आज थोड़ी सी नेटवर्क एरर आ रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में अपन कैरी कर लेंगे, है ना। 1 घंटे का और टॉपिक बचा हुआ है, किसी भी दिन अपन कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से जाने से पहले मैं चाहता हूँ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। आज 1 घंटे का टॉपिक लगभग और बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करके आज यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है। बागी, क्लियर। देखो मेल में हम लोग क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। देखो मेल में क्या होगा, एक्नी, एक्नी का मतलब पिंपल्स आ जाएंगे। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा गुस्सापन, बहुत ज़्यादा गुस्सापन आ जाता है। मेल क्या हो जाता है, बहुत गुस्सैले मूड के हो जाते हैं। क्या एड्स, मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, रिड्यूस टेस्टिकल, टेस्टिकल का मतलब जो टेस्टिस है,
साइज ऑफ टेस्टिस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, साइज ऑफ टेस्टिस डिक्रीजेज। उसके बाद डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म का भी प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। किडनी एंड लीवर अच्छे से काम करना बंद कर देते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि किडनी और लीवर की भी आपकी एक क्षमता है, एक एड्स करा दिए हैं हम शायद, अरे करा दिए हैं अजय, देखो पिछले लेक्चर में एड्स करा दिए हम। डिजीज वाला टोटल पोर्शन कंप्लीट है, डिजीज में कुछ भी नहीं छूटा है। एक फंगल डिजीज थोड़ा सा मेरे दिमाग से बस स्किप किया था, बाकी एड्स करा दिया है मैंने पिछले लेक्चर्स में, देखो जाके डिजीज वाले लेक्चर में एड्स कैंसर सब करवा दिया मैंने, बस फंगल वाला मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, फंगल ट्राइकोडेस्मियम वाला, ठीक है, वो बस ट्राइकोडर्मा, वो बस मेरे दिमाग से स्किप कर गया था, उसको बस करा देंगे 2 मिनट में, ठीक है। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, देखो मेल में ब्रेस्ट का बढ़ जाना, हमारे अंदर मेल में क्या होता है, रूडिमेंट्री ब्रेस्ट होता है, तो रूडिमेंट्री ब्रेस्ट मतलब नॉन फंक्शनल, लेकिन अल्कोहल कंजम्पशन वाले का क्या होता है, ब्रेस्ट में डेवलपमेंट हो जाना है। प्रीमेच्योर बाल्डनेस, बाल्डनेस का मतलब होता है गंजा होना, बाल्ड का मतलब क्या होता है, बाल्डनेस का मतलब गंजा होना। जब प्रीमेच्योर यानी एज से पहले ही बाल का पक जाना, बाल का उड़ जाना, इसी को कहते हैं प्रीमेच्योर बाल्डनेस। उसका इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या था ये बताओ, पेयर था या अनपेयर था, पेयर था या अनपेयर्ड था, जल्दी बताओ, प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी थी, पेयर्ड या अनपेयर्ड। ये सब ऐसे कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारे में मेल में, ठीक है। अब फीमेल का देखते हैं, बताओ प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी थी, पेयर्ड या अनपेयर्ड ग्लैंड। और पहली बात मेल में देखने को मिलता है, ये बात तो याद होगा क्योंकि मेल वाला ही पढ़ रहे हैं। अब ये कैसी होती है, पेयर्ड या अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, गुड, एक ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब फीमेल में क्या देखने को मिलता है, विड्रॉ सिम्टम्स, देखो इन फीमेल, ये इस फीमेल महारानी को देखो, आप इस फीमेल को देखो, मैस्कुलिन कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं फीमेल में। जब एक फीमेल काफ़ी अल्कोहल या किसी भी नशीले पदार्थ, किसी ड्रग्स का कंजम्पशन करती है कंटिन्यूस वे में, तो फीमेल के अंदर मेलनेस वाली कैरेक्टर बढ़ने लग जाती है। पेनिस के एनालॉगस फीमेल में क्या था, मुझे बताओ, जल्दी लिख के बताओ, फीमेल में पेनिस के एनालॉगस में कौन सा ऑर्गन था, फीमेल में क्या होने लगता है, देखो मूड स्विंग्स, एग्रेसिवनेस मेल में भी था, फीमेल में भी था, एंजाइटी मेल में भी था, फीमेल में भी था। जो अलग कैरेक्टर, जैसे फीमेल में मेल वाला कैरेक्टर आ जाना, डेवलपमेंट ऑफ मुस्टेच, मसल्स में कटिंग्स का डेवलपमेंट आ जाना, प्रॉपर, और हेयर का ग्रोथ हो जाना ज़्यादा बॉडी पे, फीमेल के बॉडी पे नेचुरली कम हेयर्स होते हैं, उस हेयर्स का ज़्यादा ग्रोथ हो जाना फीमेल में, ये सब कैरेक्टर होता है फीमेल में। देखो मैस्कुलेशन सबसे पहला और सबसे खतरनाक कैरेक्टर, इसीलिए फीमेल तो अवेयरनेस भी है, फीमेल अवेयरनेस है, फीमेल थोड़ी कम है एज कंपेयर टू मेल ड्रग्स लेने में, अल्कोहल लेने में, लेकिन आप वही बात है ना, हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के, मतलब अब नशे के मामले में भी बात बराबरी की है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस होने की वजह से थोड़ा कम है फीमेल में, ठीक है। इंक्रीज एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा गुस्साएगी, मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन। अब मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन होंगे तो क्या चेंज हो जाएंगे, चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट अपर नीचे बहुत ज़्यादा होगा। डीपनिंग ऑफ वॉइस, फीमेल की वॉइस कैसी होती है, सुरीली वॉइस होती है, सुरीली वॉइस होती है। अब ये आवाज़ मेल जैसा भारीपन आने लगता है आवाज़ में। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव ग्रोथ ऑन हेयर एंड फेस एंड बॉडी, हेयर ऑन फेस एंड बॉडी, बॉडी पे फीमेल के नेचुरली क्या होता है, कम हेयर्स होते हैं, और फेस पे भी बिल्कुल नहीं होते हैं, थोड़े बहुत होते, बहुत ना के बराबर होते हैं। लेकिन अब जो अल्कोहल और कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं ड्रग्स वगैरह का, उसके अंदर ये बढ़ जाता है। एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, इसको लिखिएगा, जवाब तो दिया नहीं। पेनिस के एनालॉगस क्या होता है, क्लाइटोरिस। जब एक फीमेल ऑपरेशन के थ्रू मेल बनना चाहती है तो क्लाइटोरिस डेवलप कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेनिस। अब देखो फीमेल में मेल वाला कैरेक्टर बढ़ा तो दाढ़ी मूंछ आने लग गया, मसल का डेवलपमेंट होने लगा, और क्लाइटोरिस का ये देखिए, ये वाला नॉर्मल क्लाइटोरिस दिख रहा है, नॉर्मल क्लाइटोरिस है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। लेकिन एक फीमेल जिसके अंदर मेलनेस वाली कैरेक्टर आ गई है, वो क्लाइटोरिस ज़्यादा डेवलप हो जाती है, ज़्यादा बड़ी सी दिखने लग जाती है, थोड़ी बड़ी दिखने लगती है। कहाँ क्लाइटोरिस, कहाँ जवाब दिए कोई,
ठीक है, तो ये सारे फीमेल के कैरेक्टर थे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लाइटोरिस वाला पूछे थे ना। नेक्स्ट, और आज चलिए अब इसको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। कैसे बचा जाए खुद को, कैसे बचाया जाए खुद के, जिसके भी आपके करीबी को कैसे बचाया जाए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फ्रॉम ड्रग्स एंड एडोलेसेंस, इससे कैसे खुद को बचाया जाए, खुद को कैसे बचाया जाए, अपने दोस्तों को कैसे बचाया जाए, अपने क्लोज रिलेटिव्स को कैसे बचाया जाए, जो आपके चाहने वालों को कैसे इससे बचाया जाए। सबसे पहले अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। अनड्यू का मतलब बेतुका वाला, मतलब अगर कोई आपको कभी आपको कह रहा है कि रोज आप जिसके साथ बैठ रहे हो, भाई पी ले, एक फूक मार ले, दो फूक मार ले, एक पैग मार ले, तो आप अवॉइड करो, या मैं तो यहाँ अवॉइड की जगह लिखता हूँ कि रिजेक्ट करो। ऐसे फ्रेंड सर्कल को ही आप छोड़ दो। क्या करो? ऐसे फ्रेंड सर्कल को ही आप छोड़ दो, अवॉइड नहीं, ऐसे को एकदम छोड़ दो, रिजेक्ट करो ऐसे पीयर प्रेशर, ऐसे पीयर्स को आप छोड़ दो। ऐसे दोस्त होने से अच्छा है एक दो दुश्मन अपने पास रख लेना, है ना। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। एजुकेशन एंड काउंसलिंग मतलब देखो, अभी जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आप बायो के स्टूडेंट हो तो आप पढ़ रहे हो, जो नॉन बायो वाले हैं उसको कैसे आप सोशली थोड़ी सी एनजीओ के मदद से, किसी भी मदद से, या गवर्नमेंट के मदद से, प्रचार के मदद से, टीवी के मदद से आपको क्या करना चाहिए, अपने ऐड करना चाहिए इस बारे में, इस चीज़ को ऐड करना चाहिए, सोशल अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, सोशल एजुकेशन बढ़ाना चाहिए रिलेटेड टू ड्रग्स के बारे में। जो मिथ है, जो गलत कॉन्सेप्ट सोसाइटी में चल रही है, उसको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, क्लियर। और काउंसलिंग का मतलब अगर किसी को लत लग भी गई है, आपने सुना हो ना सुधार केंद्र, किसी को अगर लत लग गई है तो आप काउंसलिंग कीजिए, उससे बात कीजिए, उसके बारे में जानिए, उसको क्या तकलीफ आ रही है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सब आप उसके बारे में जानिए, उससे बात कीजिए, उसको कंट्रोल कीजिए, उसको समझाइए। ये काउंसलिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, लुक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। देखो, अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करने में सक्षम हैं और आपके पेरेंट्स कैसे हैं, सपोर्टिव हैं, तो आप उनसे बात कीजिए। अगर आप पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पीयर्स यानी अपने दोस्तों से बात कीजिए। अगर आप अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर सकते हैं तो आप अपने कज़न्स से बात कीजिए, आपके जो आसपास में है उससे भी नहीं बात कर सकते तो आप बेझिझक अपने टीचर्स से बात कीजिए कि कैसे, मतलब आपने कभी एक बार पी लिया, अब आपको और पीने का मन कर रहा है, स्टार्टिंग स्टेज है, अब आप उसको कैसे कंट्रोल कीजिए। तो ये आप अपने फैमिली वालों से बात कीजिए, अपने दोस्तों से मत बात कीजिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, भले बुक्स में लिखा होता है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा, आप फैमिली से बात नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट अपने टीचर से बात कीजिए, जिस भी टीचर से आप फेमिलियर हैं आप डायरेक्ट उनसे बात कीजिए। नेक्स्ट, लुकिंग फॉर डेंजर साइन। अगर आपको उस खुद में डेंजर साइन दिख रहा है या आपके किसी चाहने वाले के अंदर ऐसी कोई डेंजर साइन दिख रही है तो आप उसको अवॉइड कीजिए, उसको डॉक्टर से कंसल्टेंट करवाइए, उसको काउंसलिंग करवाइए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सीकिंग प्रोफेशनल, यानी डॉक्टर को दिखाइए और मेडिकल हेल्प लीजिए, साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, और डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम मतलब सुधार केंद्र में उसको भेजिए, उसके बारे में बात कीजिए, उसको समझाइए, किसी भी तरह से साइकेट्रिस्ट से मिलाइए, डॉक्टर से मिलाइए, कैसे भी करके उसको आपको क्या करना है, कंट्रोल कराना है। क्लियर। तो यहाँ तक हमारा ड्रग्स वाला पोर्शन, एडोलेसेंस वाला खत्म हो गया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग्स। देखो, ड्रग्स के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, एक बार बता दें क्या क्या हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स, टाइप ऑफ ड्रग्स, ड्रग अब्यूज़ क्या होता है, ड्रग्स का नुकसान क्या है, ड्रग्स एक दवाई है, उसके अब्यूज़ क्या है, नुकसान क्या है, जो कि क्वेश्चन, टाइप ऑफ ड्रग्स, दो टाइप के, साइको एक्टिव, एक नॉन साइको एक्टिव। उसके बाद हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि कितने टाइप के ड्रग्स है, तंबाकू के बारे में पढ़ेंगे, अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, फिर और पढ़ेंगे ओपियोइड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैनाबिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी जितने भी ड्रग्स है। 1 घंटे का लगभग और बचा हुआ है अपने पास टॉपिक, 1 घंटे से भी कम का, तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। जिस भी दिन अपनी क्लास लगती है तो अपन इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट कर देंगे।
और सेंटर पे जाकर के ऑफलाइन अपन फिर से नया सेंटर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। ओके बाय।